हाँ मैम, मैसेज आ गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर है, स्क्रीनটা শেয়ার আছে তো? है मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था और इसके अकॉर्डिंग जो भी एमसीक्यू था अप टू 51 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है फिर से थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद फिर से एमसीक्यू वगैरह कर सकते हैं। ये चैप्टर लगभग खत्म होने को आ गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है नॉर्मली? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, क्यूमुलेट करना मतलब क्या, मतलब एक साथ बोल सकते हैं ना, एक साथ, या एक्यूमुलेट या क्यूमुलेट, एक साथ। जैसे कि मान लो ऐसा कोई क्लास है, मतलब क्लास इंटर का बात करें, मैंने सिर्फ क्लास लिखा है, लाइक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है। ये हम लोग का है ओवरलैपिंग क्लास। और फ्रीक्वेंसी है इसके अगेंस्ट में, सपोज करो कि 5283। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक होता है मोर देन टाइप, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्यूमुलेट करने का मतलब क्या है कि मुझे फ्रीक्वेंसी को एक के साथ एक जोड़ लेना है, ठीक है। मतलब पहले देखो कैसे करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है, ठीक है, तो 5, ये 5 में नेक्स्ट हम लोग 2 ऐड कर सकते हैं, फिर 5 और 2 में 8 ऐड कर सकते हैं, 5 to 8 में 3 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज तो पहले लिखेंगे 5, ठीक है, नेक्स्ट वाले में 5 + 2 कर देंगे, फिर उसके बाद वाले में 5 + 2 + 8, और उसके बाद 5 + 2 + 8 + 3, ठीक है। तो ये आता है 7, और ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर 8, मतलब 15, 15 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो गया लेस देन टाइप। लेस देन क्यों, देखो पहले आया 5, ठीक है, फिर 7, 15, 18, मतलब कम से ज्यादा जा रहा है, तो ये लेस देन टाइप है। अब मोर देन टाइप क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिख दिया 3, ठीक है, तो ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर 3 में करेंगे 8 को ऐड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। अच्छा, फिर 3 और 8 में ऐड कर लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा मेरा 13, और 3, 8 और 2 में ऐड कर लेंगे 5 को, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा 18 ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि हम क्यूमुलेट करें, मतलब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, ये इसका टोटल करोगे कितना आएगा पता है, 18 आएगा। तो हम लोग का लास्ट टोटल 18 ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग टोटल क्या करें, 5283, यहाँ पर भी क्या टोटल हो रहा है, 5283, ठीक है, लेकिन दो अलग तरीके से, एक हो रहा है लेस देन टाइप, एक हो रहा है मोर देन टाइप, ठीक है। अब इसका यूज अगर देखें तो कैसे होता है, जैसे मान लो हमें बोल दिया ऐसा कोई क्वेश्चन कि अप टू, मान लो 50 तक, ठीक है, अप टू 50 तक जो है, ये मान लो किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मान लो स्टूडेंट्स लोगों का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्टूडेंट लोगों का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सेकेंड, हाँ, तो देखो स्टूडेंट लोगों का मान लो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 10 से 20 मिला है ऐसे 5 स्टूडेंट है, ठीक है, 20 से 30 मिला ऐसे 2 स्टूडेंट्स है। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अप टू 50 मिला है, ठीक है, मतलब 50 तक मार्क्स मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग बोलेंगे 80, ठीक है। और मान लो मैंने ऐसे बोल दिया अप टू 30, ठीक है, 30 तक जिन्हें मार्क्स मिला है वैसे कितने स्टूडेंट है, तो हम लोग कितना बोलेंगे 7, क्यों, देखो अप टू 30 का मतलब क्या हो जाएगा 10 से लेके 30, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे ना, वहां मीडियन वगैरह निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग वहां पर इसका यूज करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं, क्यूमुलेट करना, फ्रीक्वेंसी को एक के साथ एक को जोड़ जोड़ के लिखना, और लास्ट में हमारा
सारा जब फ्रीक्वेंसी टोटल हो जाएगा तो नॉर्मल टोटल फ्रीक्वेंसी करने से जितना आएगा उसके साथ हम लोग का वो डेटा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका यूज देखोगे, अभी आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें देखोगे कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये जो मैंने अप टू यहाँ पर दिखाया था ना, तो वैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पर हम दिखा देंगे कि कैसे करके होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू ऐसे होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ ऑफ दैट क्लास। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखोगे? देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, माने যেটাকে ভূগোলে পড়েছো জনঘনত্ব। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো জনঘনত্ব ম্যাম জিনিসটা কিভাবে, মানে কি হয় ওটা? ম্যাম একটা প্রতি নির্দিষ্ট এককে কত লোক থাকে বাস মনে হয়? করে, सभी का बात कट कट गया, एक एक जन बोलो, पहले कोई একটা भी एक जन बोलो। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে हम्म, কতজন লোক বাস করছে সেইটাকে গড়টাকে বলছে জনঘনত্ব। ঠিক আছে, বাট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি চাইছি। ঠিক আছে, আনসার ঠিক আছে। আচ্ছা, আর অনিত বলো ও কিছু এককে বলো। আরেকবার বলো। বলছি যে প্রতি বর্গ এককে কতজন করে লোক হ্যাঁ থাকে? হ্যাঁ, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বা প্রতি বর্গ এককে আমরা এই যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি একটু জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমরা ওটা বের করি। ঠিক আছে, কিভাবে করি বলো তো? এই কত বর্গ কিলোমিটারে लोग पास করে সেটার উপরে, সেটাকে বলে জনঘনত্ব। तो यहाँ पर भी वही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को वैसे ही सोचोगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर तुम लोग को किसी एरिया का पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालने के लिए बोले तो तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई एक एरिया है। ठीक है, एरिया मान लो एक्स है। ठीक है, वहां पॉपुलेशन है लोगों का, उस एरिया में मान लो 10,000 लोग रहते हैं। ठीक है, और एरिया जो है वो है 20 किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो मुझे बोलो कि पॉपुलेशन डेंसिटी फिर कितना है वहां पर, बता सकते हो? कैसे निकालें? এই যে যেটা বললে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত লোক বাস করে সেটা বের করা মানেই তো হয়ে যাবে। তাহলে 20 किलोमीटर যদি 10,000 लोग থাকে, अगर 20 किलोमीटर के जगह पे 10,000 लोग ভাগ रहते। हाँ তো ম্যাম 10,000 ভাগ লোকের জায়গায় যে हाँ, যত লোক থাকবে डिवाइड करके बोलो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? ম্যাম 500। 500, मतलब हर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं? 500 किलोमीटर, सॉरी 500 लोग रहते हैं। ठीक है, हर एक किलोमीटर पे 500 करके लोग रहते हैं। तो ये हो गया वहां का डेंसिटी कैसा है। ठीक है, अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी पता करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी देखो, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, जिस चीज का डेंसिटी निकाला वो लिया, मतलब पॉपुलेशन लिया। तो हम लोग किस चीज का डेंसिटी निकालना चाहते हैं? जैसे यहाँ पर पॉपुलेशन का डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो ऊपर पॉपुलेशन लिया। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी निकालोगे तो ऊपर क्या लोगे, मतलब डिवाइड फॉर्म में ऊपर, यानी न्यूमरेटर में फिर क्या लोगे? ম্যাম ফ্রিকোয়েন্সি ক্লাসের फ्रीक्वेंसी। ফ্রিকোয়েন্সি। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास मतलब जिस क्लास का, जैसे जिस एरिया का निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर हम लोगों ने उस एरिया का पॉपुलेशन लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने समझने के लिए लिख सकते हो पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, उसके साथ सिमिलर करके सोचो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो क्लास का होता है ना, कि किसी एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस क्लास का फ्रीक्वेंसी। और डिवाइड क्या किया हम लोगों ने? डिवाइड हम लोगों ने किया द एरिया। ठीक है, वो एरिया को डिवाइड किया। तो फिर यहाँ पर हम लोग एरिया में रहने वाले लोगों के बेसिस पे डेंसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो उसका क्या लेना पड़ेगा? क्लास लेंथ। जैसे एरिया जो ले रहे हैं वो भी तो हमें लेंथ ही बता रहे हैं कि 20 किलोमीटर है ना। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, मतलब ये जस्ट एक सिमिलरिटीज करके हम बता रहे कि ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल याद रह जाए तो वो भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज? तो परसेंटेज तो कैसे निकालोगे? कोई भी डेटा डिवाइडेड फॉर्म में उसमें इनटू 100 करने से परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हो जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो इसमें इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही हमारा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में, बट परसेंटेज जब करते हैं तो उसमें मैथमेटिकली इनटू 100 होता है। रिलेटिव का मतलब रेशियो फॉर्म में, ठीक है, कंपैरिजन करके रेशियो फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं कि हम लोग परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना अगर चाहते हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज हर एक क्लास का कितना है। जैसे अगर यहाँ पर ये वाला जो एग्जांपल अभी अभी दिया तो यहाँ पर देखो टोटल फ्रीक्वेंसी 18 है, तो ये जो क्लास दिख रहा है 10 to 20, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5। तो हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ 18 10 to 20 वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है 5। तो परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऐसे, ठीक है, जैसे तुम लोग का मान लो तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुम लोग का जब रिजल्ट का परसेंटेज मांगता है तो तुम लोग क्या करते हो, जो सब्जेक्ट है सबको ऐड कर, ठीक है, डिवाइडेड करते हो, ऐसे करके करते हो। या फिर जैसे मान लो कि तुम लोग को आउट ऑफ 100 मिला, मान लो मैंने एक 50 मार्क्स का एग्जाम लिया और किसी को मिला है मान लो 18, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे कितना परसेंट मिला है? तो कैसे लिखते हो, 50 18 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करने से पता चलेगा कितना परसेंटेज मिला है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, टोटल, आउट ऑफ टोटल हमें वो डेटा लिखना पड़ता है। ये तो मतलब नॉर्मल मैथ्स का कंसेप्ट हो गया ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर अगर मुझे निकालने बोले कि परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी? हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी में उस क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है बोली, ऐसे करके, ठीक है, और इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें ये जो अभी सीखा तो तुम लोग मुझे आंसर दे देना, एक एग्जाम्पल टेबल की क्लास 10 to 20 20 30 40 40 to 50 फ्रीक्वेंसी 5283, टोटल 18। मैंने वही वाला ले लिया जो प्रीवियस वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पर मान लो मुझे बोला है निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर ये दो चीज निकालने बोले तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिएगा क्लास लेंथ, ठीक है। क्लास लेंथ क्यों चाहिएगा? क्योंकि जब हम लोग निकालेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो हमें क्लास लेंथ चाहिए। ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ, तो मैंने एक क्लास लेंथ का कॉलम बना लिया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बोलो सबसे पहला ये आंसर दो, क्लास लेंथ क्या होगा? क्लास लेंथ क्या होता है वो लास्ट क्लास में लिखवाया था, अगर याद नहीं है तो देख के बता दो। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री होता है। तो ये मैंने ओवरलैपिंग लिया है, तो इसमें क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट बराबर है, तो फिर इसका क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे, कितना कितना होगा? तुमसे हम कॉपी देखते तो बताओ, ऐसे भूलने से होगा? मेरा तो रीजन से क्लास ऑफ था, तुम लोग तो पढ़ना चाहिए था ना। बोलो। अरे ये देख के तो बोलो, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। एक नो आंसर।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव বা ওভারল্যাপিং হলে ক্লাস বাউন্ডারি ক্লাস লিমিট इक्वल होता है। मैं कॉपी उपी सारा उठा के रख दिए हो, कुछ नहीं पढ़े हो। अरे इतना हिंट्स दे रहे, कुछ तो बोलो। मैम सुनाई दे रहा है? नहीं, हाँ अब दे रहा है, बोलो। हाँ मैम। मैम एक बार अभी मैंने रीजॉइन किया है, एक बार क्वेश्चन बोलेंगे फिर से? क्लास लेंथ बताओ आंसर। क्लास लेंथ, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो आंसर क्या है? अपर क्लास बाउंड्री है मतलब 20 माइनस 10 10। 10, हाँ, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। 40 माइनस 30 इक्वल टू 10। और 50 50 माइनस 40 40 ये हो इक्वल जाएगा टू 10। ये ओवरलैपिंग था तो इसलिए हो गया। अगर 10। नॉन ओवरलैपिंग होता, जैसे कि 10 टू 19 फिर 20 टू 29 इस तरीके का अगर होता तो पहले हमें अगर मैम वो होता तो फिर उसमें 9.5 से लेके 20.5, 20.5 से लेके 29.5, मतलब पहले हमें बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ता है ना, फिर हाँ। जाके हम लोग कर सकते हैं। चलो इसमें मैंने उतना वैसा कुछ दिया नहीं। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आज सीखा है, बताओ कैसे निकालोगे? डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो डेंसिटी यानी हमें ये निकालना है कि किसी एक क्लास लेंथ का फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या है। तो क्लास लेंथ है 10, मतलब ये इस जगह पे कितने फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कितने बार, मतलब सेम मार्क्स कितने लोगों को मिला है, 5। ठीक है, तो जैसे हम लोग पॉपुलेशन जो इतने एरिया में कितने लोग हैं वैसे सोचते हैं ना, तो फिर 5 बाई वैसा कर देते हैं। तो ये एरिया 10 से 20 किलोमीटर में है, मतलब इसका गैप हो गया 10, ऐसे करके सोच के फॉर्मूला याद रख के बता सकते हो। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5/10 होगा। ठीक है, 5 क्लास बाई लेंथ 10 इंटू 100। नहीं, 100 वो तो इसमें होता है ना जो ओ हाँ, परसेंटेज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। निकलने में, हाँ हाँ। 1/2 হবে। मतलब 0 पॉइंट में लिख देता हूँ। और 0.5। अच्छा, और 0.3 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे 5 आउट, पहले क्लास का 5 आउट ऑफ 18, दूसरे क्लास का 2 आउट ऑफ 18, तीसरे क्लास का 8 आउट ऑफ 18, फिर उसके बाद 3 आउट ऑफ 18। ठीक है, ये हो गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी में अगर 100 लगा देते हैं तो फिर हम लोग का आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इंटू 100 करने से कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। लोग देख के कैलकुलेट कर, हम तब तक लिखते हैं। मैम फास्ट होगा 27.77। उसके बाद 11 11.11। पॉइंट 11.11। उसके बाद 44.44। उसके बाद 16.66। तो ये जो भी आएगा वो तुम लोगों ने कैलकुलेशन बोला, मैंने लिख लिया, ठीक ही हुआ है। ठीक है, बस इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीखा, ठीक है, उसको अगर हमें ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सारा अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का। जैसे एक होता है हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम। हिस्टोग्राम या फिर एरिया डायग्राम,
ठीक है, तो दो दो नाम है ना, तो वो याद रखना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन में एरिया डायग्राम होते हैं, अब ये एरिया डायग्राम क्या है, जो हिस्टोग्राम है वही एरिया डायग्राम है, ठीक है। तो हमें नाम जो है वो याद रखना पड़ता है, क्योंकि कब कौन से नाम से दे वो हमें नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इट इज अ convenient way to present frequency distribution। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करने का ये सबसे कन्वीनियंट वे है, ठीक है। अच्छा, फिर लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन frequency of two different class is possible। is possible बोला जा रहा है कि इस ये डायग्राम का फॉर मतलब जो डायग्राम है ये अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो दो फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम लोग डायग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, कैसे कंपैरिजन पॉसिबल। इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड, ये हाईलाइट कर दे बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ सकता है, आता है, ऐसे प्रोफेशनल कोर्स में नहीं बोल सकते, बट इंपॉर्टेंट है इतना बोल सकते हैं। तो देखो इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड ऑल्सो, ये मोड कैलकुलेशन के भी काम आता है। तो अब ये मोड है क्या, तो वो मोड हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जहां पर हम लोग मेजरमेंट ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर तुम लोग को फर्स्ट क्लास याद है स्टैटिस्टिक्स का, तो मैंने बोला था कि हम लोग को स्टैटिस्टिक्स को कैसे पढ़ना है, दो फॉर्म होता है, सिंगुलर और प्लूरल, और हम लोग को पढ़ना है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग कलेक्ट करना कैसे होता है डेटा, वो हम लोगों ने सीखा, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर प्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह। और एनालाइजिंग जो है वो बाकी सारा स्टैटिस्टिक्स ही वही है, एनालाइजिंग। तो वहां एनालाइजिंग में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मोड का यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है एवरेज कैलकुलेट करने का, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे कि ऐसे करके हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो स्टेप्स टू क्रिएट, कैसे करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्ट क्लास लिमिट, मैंने CL लिख दिया, ठीक है, तुम लोग अपना लिख लो अगर याद नहीं रहेगा ऐसा लग रहा है तो। क्लास लिमिट इनटू क्लास बाउंड्री एंड प्लॉट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। हमें क्या करना है, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कब होता है, जब हमारा नॉन ओवरलैपिंग होता है ना, तब हम लोग क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। और अगर ओवरलैपिंग है तो दोनों बराबर होता है, तो कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होता है। अगर भूल गए हो तो हम तो बोलेंगे प्रीवियस क्लास जरूर देखो, याद आ जाए। फॉर्म रेक्टेंगल्स टेकिंग क्लास लेंथ इंटरवल एज बेस, ब्रैकेट में लिखो एक्स एक्सिस, लिख लो, समझ में आ जाएगा, बता दो। थर्ड में लिखेंगे एंड फ्रीक्वेंसी एज लेंथ यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी in case of uneven length, ठीक है। तो हम एक छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ठीक है।
ऐसे फ्री हैंड में करेंगे उतना अच्छा तो होगा नहीं, बट समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट समझने के लिए काफी है। तो वेट केजी, ठीक है, ये वेट का डेटा ले रहे हैं, मान लो जैसे डेटा है कुछ ऐसा 44 से 48, 49 से 53, 54 से 58, 59 से लिखो तुम लोग इसको ना। 59 से कितना होगा फिर? मैम 63। अगर इसके साथ सिमिलर करेंगे तो 63 आ रहा है। हाँ 64 से 68, 69 से 73। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी 3457, ऐसे लिखते हैं 345798, ऐसे रैंडमली लिख, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा अब देखो, हम मुझे मान लो ये डेटा दिया हुआ है, बोला है कि इस डेटा को हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम के थ्रू से ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है? सबसे पहले क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना है और उसे एक्स एक्सिस में प्लॉट करना है। तो क्लास लिमिट को क्या यहाँ पर क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लास बाउंड्री निकालते हैं तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना आएगा और अपर क्लास बाउंड्री कितना आएगा, हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 5 से 48.5। हाँ, ये आएगा 43.5। पहला वाला कैसे निकाला जाता था? डी निकालते थे, तो हम लोग कैसे करते थे? लोअर क्लास लिमिट माइनस D/2 और हाँ अपर क्लास लिमिट प्लस प्लस D/2 होता है, D/2। ठीक है। तो अपर कौन सा है? जो बड़ा वाला मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो 44 48 में 48 जो है वो अपर क्लास लिमिट है, उसमें D/2 ऐड होगा। और डी कैसे निकलता था वो मैंने लिखवाया हुआ है, वहां देखोगे तो पता चल जाएगा। कोई भी क्लास इंटरवल ले लो, ठीक है, जस्ट उसके प्रीवियस वाला कोई भी क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री और उसके प्रीवियस अपर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस, तो इसके साथ इसका डिफरेंस या फिर इसके साथ इसका डिफरेंस जो भी लोगे 1 ही आएगा, ठीक है। 1/2 0.5 आएगा, तो 0.5 इसमें ऐड, इसमें लेस हो जाएगा, तो ये ऐड होने से 48.5 होगा। अच्छा, फिर ये कितना आ जाएगा? ये 48.5 हो जाएगा, जस्ट इससे स्किप होके ऐसे आ जाता है ये 53.5। 53.5। फिर ये 53.5 से 58.5, 58.5 से 63, 58.5 हाँ 63.5 से 68.5 68.5। और 68.5 68.7। 73.5। यहाँ तक सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे क्लास लेंथ। देखो यहाँ पर हमें क्लास लेंथ भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया है, फॉर्म रेक्टेंगल टेकिंग क्लास लेंथ इंटरवल एज बेस। क्लास लेंथ का जो इंटरवल मतलब क्लास लेंथ जितना है उसे बेस लेना है, तो हमें क्लास लेंथ भी निकालना पड़ेगा। तो क्लास लेंथ तो अभी आज थोड़ी देर पहले तुम लोगों से निकलवाया, पूछा था, तो कैसे निकलते हैं? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो 48.5 माइनस 43.5 कितना आएगा? 5। सभी में 5 आ रहा है, चेक करो। हाँ मैम। ये पूरा बन गया। अब हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? तो हम ऐसे ही रफली ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो इसमें ये होता है मेरा y एक्सिस और इसमें ये होता है मेरा x एक्सिस। अब x एक्सिस में क्या प्लॉट करना होता है? क्लास बाउंड्रीज को, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करेंगे, तो कैसे करके करेंगे? तो देखो मेरा एक्चुअली क्या है, 43.5 से शुरू है और 48.5 दो बार है, तो दो बार थोड़ी ना लिखेंगे, मतलब बेसिकली 43.5 से 73.5 लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये मान लो मैंने कर दिया 43.5, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा 48.5। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा 53.5, ठीक है। उतना परफेक्ट नहीं होगा बट समझ जाओगे। उसके बाद 58.5, 58.5 के बाद 63.5, 63.5, फिर उसके बाद 68.5, फिर उसके बाद 73.5, ठीक है। ये हो गया। तो ये एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया। पहला जो बोला था वो मैंने करके दिखाया। फिर बोला है रेक्टेंगल फॉर्म करना है टेकिंग क्लास लेंथ इंटरवल एज बेस। तो हमें क्लास लेंथ का जो गैप है उसको लेके हमें क्या करना है, हमें जो है रेक्टेंगल उस हिसाब से फॉर्म करना है। और बोल रहा है एंड फ्रीक्वेंसी एज लेंथ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को लेंथ के तरह लेना है।
मतलब रेक्टेंगल का एक लेंथ भी होगा और एक क्या होगा, बेस भी होगा ना। मतलब रेक्टेंगल तो ऐसे बनेगा ना, तो बेस और लेंथ दोनों होगा। तो लेंथ के लिए फ्रीक्वेंसी का यूज करना है। यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन केस ऑफ अनइवन, वो बताते क्या होता है लास्ट वाला। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मेरा 9 है, तो हम 1 से लेके 9 तक लिख देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, गड़बड़ हो गई, इसके अंदर करने से अच्छा होता है। ठीक है, हम कम कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया मैंने। अब रेक्टेंगल फॉर्म करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो जो 43.5 है उसका क्लास लेंथ, उसमें फ्रीक्वेंसी कितना है, देखो उसमें फ्रीक्वेंसी है हमारा 3, ठीक है। तो 43.5 का फ्रीक्वेंसी है 3, तो ये 3 यहाँ पर प्लॉट होगा, ठीक है। अच्छा, और 48.5 जो है उसका है हम लोगों का 4, तो 4 मतलब ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ 53.5 का है 5, तो 53.5 इसका हो जाएगा, ये ऐसे कर दिया 5, ठीक है। अच्छा, 58.5 का 7, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और थोड़ा सा मुझे लगता है इधर उधर हो गया है, तो परफेक्ट तो होगा नहीं। थोड़ा ऊपर होगा मैम। हाँ, ये यहाँ पर 5। अच्छा, और 7, इसके बाद 7 मतलब ये वाला, अंदाजे से लगा दिया। 9 और 8, 9 मतलब ये इसके साथ, मतलब इसके साथ बराबर करके देख रहे हैं, बट वो तो जस्ट विजुअलाइज करके कर रहे थे, गलत इधर है। ये यहाँ पर ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्लास मैम लेंथ। हाँ, कुछ गलत हुआ है। क्या करना है? आ, आपने 5 2 बार ले लिया है। ये रहा 5, ये मैंने इसी को लिया है, बाकी भी 5 है। मैम 3 4 और 4 और 5 के बीच में देखिए मैम, जो है ना, ये 2 है। মানে আমি বলতে চাইছি 3 আছে, 4 আছে, 5 আছে, 7 9 8 আছে। হ্যাঁ ম্যাম, अच्छा, ওই তারপরে দেখুন 6 এর কাছে একটা রয়েছে, 6 এর কাছে। 6 কাছে, এটা 6, ওটা 7 হবে তাই তো। হ্যাঁ ম্যাম, 7 এর কাছে আপনি দিয়েছেন অলরেডি। আচ্ছা, এটা লাগবে না তাহলে বলছো, 1 2 হ্যাঁ 3 ম্যাম। 4 5 6, 1 2 3 4 5, আচ্ছা এটা এক্সট্রা হয়ে গেছে, এইটা না। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब हम लोग को इसका रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को लेंथ लेना है, अब हमें इसका रेक्टेंगल बनाना है, क्लास लेंथ। और जब हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे टेकिंग क्लास इंटरवल, यहाँ पर ये क्लास लेंथ नहीं, क्लास इंटरवल होगा, सॉरी, क्लास इंटरवल एज बेस, मतलब एक ही बात है, क्लास इंटरवल एज बेस लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्लास इंटरवल, टेकिंग क्लास इंटरवल एज बेस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल का, ये देखो ये क्लास इंटरवल ही था, वो हम लोगों ने ले लिया है। तो सबसे पहले क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करेंगे, अगर नॉन ओवरलैपिंग हुआ, जो कि मैंने एग्जांपल लिया, फिर हमें रेक्टेंगल बनाना है क्लास इंटरवल को बेस लेके। तो अब ये जो गैप है ना, इसके बेसिस पे हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो पहला रेक्टेंगल कैसे बनेगा, तो पहला रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखो, ये जो है ऐसे करके ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये पहला वाला रेक्टेंगल हो गया। ये जो गैप है इसके हिसाब से बनाना है, तो ये पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने, रेड कलर के साथ ये व्हाइट वाला पॉइंट जुड़ेगा। फिर क्लास लेंथ, ये यहाँ का जितना गैप है ऊपर भी उतना गैप मेंटेन करके फिर स्केल से ये लगा देंगे। फिर ये देखो, ये जो गैप है इसके हिसाब से रेक्टेंगल बनेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये जो पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया है मेरा, ये पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ करते हैं तो ड्रॉ देखने में ठीक ठाक लगेगा।
शायद पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट वो जोड़ने के लिए हम कर रहे हैं, नहीं तो जोड़ नहीं पाएंगे। अब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे यहाँ पर, और ये बन गया मेरा दूसरा रेक्टेंगल। फिर उसके बाद वाला ऐसे होगा, और इसके साथ मेरा ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला, ठीक है। उतना अच्छा होगा नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद ये 63.5 का हमारा 9 है। नहीं, ये 53.5 तक हुआ है, 58.5, 57 होगा, तो 7 मतलब ये वाला, ठीक है, ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे, और एक कुछ छूट गया है क्या, कुछ हट गया लग रहा है यहाँ से। 3, 4, 5, फिर 7 यहाँ पर देना पड़ेगा, इसके ऊपर होगा ना, वो पॉइंट आगे चला गया। ये देखो, ये 7 इसके ऊपर होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, 7 इसके ऊपर होगा। वो मेरा जो है, ये मैंने इधर पॉइंट लगाया है, रुको ठीक कर लेते हैं। तो ये 7, ये 58.5 के ऊपर चला गया, तो ये बन गया दूसरा वाला रेक्टेंगल। अब ये नीचे जितना चौड़ा है ऊपर भी उतना ही होगा, ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, ये 63.5 इसका 9 होगा, ठीक है। तो 9 का मतलब ये 63.5, तो ये 9 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो, तो ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट जुड़ेगा, यहाँ जितना चौड़ाई है यहाँ भी उतना लेंगे, फिर ये बन गया मेरा नेक्स्ट रेक्टेंगल, ठीक है। फिर 73.5 उसके लिए हम लोग का है 8 का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 का मतलब हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे ऐसे, ये बन गया मेरा दूसरा यानी लास्ट वाला रेक्टेंगल। ऐसे करके होगा, देखो ड्रॉ करने कोई नहीं देगा, जस्ट समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया। तो पहले क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री बनाया, फिर एक्स एक्सिस में प्लॉट किया, देखो एक्स एक्सिस में प्लॉट किया। फिर उसके बाद क्लास लेंथ जितना है, क्लास इंटरवल जितना है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, जो है रेक्टेंगल का बेस लेना है। तो रेक्टेंगल का बेस कौन सा होता है, ये जो नीचे वाला है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का बेस जो है कितना चौड़ा होगा, वो डिपेंड करता है कि ये दोनों के गैप के ऊपर, ठीक है, वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लेंथ के लिए यूज करना है। तो देखो, ये लेंथ जो भी हर एक रेक्टेंगल का है, वो उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जैसे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला यही वाला है, ये देखो 9। अच्छा, फिर बोल रहा है यूज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इन केस ऑफ अनइवन क्लास लेंथ, वो समझाते हैं ये कब होता है। अब ये पढ़ के दिखा देते हैं, ये सबसे कन्वीनियंट वे होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताने का। कंपेरिजन बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 डिफरेंट क्लासेस पॉसिबल। तो देखो, 2 डिफरेंट क्लासेस का हम लोग फ्रीक्वेंसी को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे छोटा है फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का डेटा नहीं देख के भी बोल सकते सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाला, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाला। तो कंपैरिजन आसानी से हो सकता है इस ड्रॉ से। फिर बोला है कि इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट मोड, मोड कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम यूज होता है, ठीक है। मोड मतलब सबसे मोस्ट मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर, ठीक है। मोड का मतलब होता है, बता देते हैं, मोस्ट रिपीटेड। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिपीट कौन से क्लास में हुआ है, ये देखो 9 टाइम्स है। फ्रीक्वेंसी का मतलब तो टाइम्स होता है ना, कि कितने टाइम्स। तो ये देखो 64 से 68 के बीच में नंबर्स मिला है, या फिर वेट, यहाँ पर वेट दिया है, तो वेट है 9 लोगों का वेट इस रेंज के अंदर घूम फिर रहा है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट यहीं पर हो रहा है। अब मोड को कैसे निकालते हैं, मोड के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये रहा मोड, यहाँ पर ये मोड के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ऐसे करके सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये, इसको हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम लोग दिखा सकते हैं ये हम लोग का मोड है। ये तो हम लोग के यहाँ पर भी दिख जाएगा। अगर मेरा ड्रॉ थोड़ा सा इधर उधर लगे, क्योंकि फ्री हैंड में किया ना, वही वाला करके, ठीक है। तो मोड, अब मोड कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कैलकुलेट होगा, वो स्केल से कैलकुलेट करके देखोगे, तो बोल रहा है मोड इनका 66.50 आ रहा है, ठीक है। तो वो तो स्केल वगैरह लगाना पड़ेगा तो ही कैलकुलेट हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। बाकी हमें देखो ड्रॉ करने नहीं देगा, तुम लोग ड्रॉ पे मत जाना, तुम लोग को ये पॉइंट्स याद रखना है, ये मेन, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना होता है। बट थोड़ा सा अगर नहीं समझोगे कि ये क्या होता है, तो फिर जो है इसका यूज मोड में है, तो ये ड्रॉ वगैरह थोड़ा सा देख लो, काम आता है। कभी कुछ भी अगर बहुत
गहराई से पूछे तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली ड्रॉ को करते हैं ना तो हमें इजीली समझ में आ जाता है, इस वजह से मैंने करवा दिया। फिर यहाँ पर बोला है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करना है अगर हमारा अनइवन क्लास लेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करना पड़ सकता है अगर हमारा अनइवन क्लास लेंथ है। अब अनइवन क्लास लेंथ कैसे हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हमारा क्लास है कुछ ऐसा 10 to 19, फिर मान लो 20 to 39, ठीक है, फिर 40 to 49, और उसके बाद है मान लो 50 to 59, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, मैंने सिर्फ एफ लिखा है 5829, ठीक है। अच्छा, अब क्लास लेंथ निकालेंगे, तो क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे, इसमें 0.5 लेना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो 19.5 माइनस 9.5 होगा पहला वाला, ठीक है। फिर उसके बाद वाला 39.5 माइनस 19.5 होगा, उसके बाद वाला 49.5 माइनस 39.5 होगा, और ये वाला हो जाएगा 49.5 से लेके इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, एक सेकेंड, ये मेरा 39.5, ठीक है, तो 39.5 माइनस 19.5 होगा, ये मेरा 49.5 माइनस 30, ये मेरा 59.5, हाँ 59.5 माइनस 49.5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं तो समझ जाओगे, देखो इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं चलो 89, ठीक है। अगर हम इसको 89 कर लेंगे तो ये मेरा 89.5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 89.5 माइनस हो जाएगा 49.5, तो इसमें आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो ये मेरा अनइवन क्लास लेंथ हो गया, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक क्लास लेंथ लिया 10 to 19, 20 to 39, 40 to 49, 50 to 89 लिया, ठीक है। अब अगर मुझे क्लास लेंथ निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो हमें इसमें डी लोअर क्लास लिमिट में d/2 माइनस और अपर क्लास लिमिट में d/2 ऐड करना पड़ेगा। अब d कैसे निकलता है, कोई भी क्लास का अपर क्लास बाउंड्री ले लो, जैसे अगर 50 लेते हो तो ऐसे हो जाएगा 50 और जस्ट उसके प्रीवियस वाला लोअर, तो सॉरी प्रीवियस वाला अपर, तो 49, तो माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो 1 कोई भी ले लो, देखो 1 ही आएगा, 40 to 39, 20 to 19, ठीक है। तो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 क्लास लिमिट में लोअर वाले में लेस और अपर वाले में ऐड होगा, ठीक है। तो देखो 10 में लेस होगा तो 9.5 होगा, 19 में ऐड होगा तो 19.5 होगा, ये 19.5 और 39.5 होगा, ठीक है। फिर ये 39.5 और ये 49.5 होगा, और ये 49.5 और ये 89.5 होगा, और मुझे अगर डिफरेंसेस निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, तो मेरा ये आंसर आ रहा है क्लास लेंथ का, तो मेरा क्लास लेंथ अनइवन हो गया। तो ये अनइवन क्लास लेंथ का मैंने एग्जांपल दिया। ऐसा अगर है तो फिर हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पुट नहीं कर पाएंगे, वाई एक्सिस में हमें पुट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाला जाता है, अभी अभी तुम लोग को सिखा है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल जितना फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितना हो रहा है 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 और 9 कितना होता है 24 मैम। 24 होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकाला, बोलो कैसे निकालते हैं, अभी अभी तो सिखाया, बोलो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं किसी भी, जैसे क्या सिखाया, पॉपुलेशन एरिया या पॉपुलेशन से समझाया ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। 24 हाँ तो बोलो कितना लिखो, 5/24 नहीं 5/24 तो पॉपुलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी तो नहीं था ना, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, उस एरिया का डेंसिटी निकाल रहे, तो एरिया मतलब वो क्लास हो गया, तो उसका लेंथ, तो 5/24
देख के 10 बताओ ना। 9 हाँ 9 कहाँ से? चलो कोई तो बताओ। 9 5/9 9 कहाँ से आएगा? सॉरी 99 देखो देखे वो डेंसिटी हमेशा उस क्लास का निकलता है, तो क्लास का क्या लेना पड़ेगा? एरिया, जैसे पॉपुलेशन जो जिस एरिया का, उस एरिया का डेंसिटी निकालते हैं। तो ये जो 5 है उसका एरिया कितना है? 10 है। तो तुम लोग फॉर्मूला देख के भी नहीं बता पा रहे हो, ये मुझे नहीं समझ में आया था। हम 10। हाँ तो देख के तो बताना चाहिए। मैंने तो देखो समझाने के लिए तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया था पॉपुलेशन का, फिर मैंने ये भी बोला अगर नहीं याद रख पाओगे तो रटना पड़ेगा। तो कम से कम अभी देख के तो बताओ। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10। उसके बाद वाला कितना होगा? 20 8/20। फिर 2/10। 10 फिर 9/40। 9/40 ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अगर अनइवन क्लास लेंथ हुआ तो फिर मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के जगह। बट ये सब तुम लोग को कोई ड्रॉ करने देगा नहीं कि अगर डेंसिटी से हुआ तो ड्रॉ कैसे होगा। तुम लोग सिर्फ ये चीजों को याद रखो, एमसीक्यू में काम आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग जो ड्रॉ पढ़ेंगे, तो हिस्टोग्राम के बारे में जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद वाला जो ड्रॉ है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होगा देखो यहाँ, यूजुअली प्रेफरेबल फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर मेरा डेटा ग्रुप्ड डेटा नहीं है, अब ग्रुप्ड अनग्रुप्ड तो एकदम पहले पढ़ा था। ठीक है, इसके पहले जो क्लास हुआ उसके पहले क्लास में ग्रुप्ड मतलब जैसे ये 10 to 20, 20 to 30 या फिर इस तरीके का। अनग्रुप्ड मतलब जहां पर मतलब सिंपल, जो कि जैसे हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये देखो, तुम लोग भूल गए हो, उसी का मुझे टेंशन है। टेंशन इसीलिए क्योंकि अब अगर वो नहीं याद आएगा तो आगे का चीज नहीं समझ पाओगे। क्योंकि ये मैथ्स में ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम, बिकॉज मैथ्स इंडिविजुअल चैप्टर होता है। बट स्टैटिस्टिक्स में क्या है ना, रिलेटेड चीज निकल ही जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये देखो जैसे यहाँ पर क्या चीज बोलने के लिए मैंने ओपन किया, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड वाला बात। ये देखो, ये देखो अनग्रुप्ड का मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि ये वाला। ठीक है, इतना दिखा दिया। अब बाकी तुम लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ तो याद हो जाएगा क्या था। अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे, कैन बी यूज्ड फॉर ग्रुप्ड ऑल्सो। हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल है अनग्रुप्ड के लिए। बट ओनली इफ क्लास लेंथ आर इवन, क्लास लेंथ आर इवन। ठीक है, तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर क्लास लेंथ मेरा इवन है, क्लास लेंथ कब निकलेगा? अगर मेरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी ना क्लास लेंथ निकल पाएगा, तभी तो क्लास बाउंड्रीज होगा तभी क्लास लेंथ निकल पाएगा। तो क्लास लेंथ अगर इवन है तो हम लोग ग्रुप के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर इवन नहीं है तो ग्रुप के लिए यूज नहीं कर सकते। और ये प्रेफरेबली अनग्रुप डेटा के लिए ही होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स टू क्रिएट, कैसे करके हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टेप्स टू क्रिएट, स्टेप्स टू क्रिएट। प्लॉट एक्स आई कॉमा एफ आई, मतलब एक्स यानी जो क्लास इंटरवल वाला डेटा, एफ यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर एक्स आई क्लास वैल्यू। क्लास वैल्यू कब आएगा? जब अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन केस ऑफ अनग्रुप, क्योंकि वहां पर तो और कोई क्लास इंटरवल होगा नहीं। ठीक है, अनग्रुप। और नीड वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप।
and fi equal to frequency. Join all plotted points to make line segment which eventually will become a पॉलीगन. पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ए शेप विथ मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट. मुझे लगता है इसे बांग्ला में कहते हैं बहुभुज. ठीक है, तो देखो अब ये हम समझाते हैं. जैसे एक ड्रॉ फिर से करके दिखा रहे हैं. जैसे मान लो मैंने एक एक्स वैल्यू लिया जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मान लो ले लिया है 5, फिर से 5 ले लेते हैं, 6, फिर से 6 ले लेते हैं, 4 2 2 ऐसे ले लिया. ठीक है, अच्छा अब मुझे मान लो इससे क्या करना है, इससे मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने बोला है. तो ये बन गया मेरा अनग्रुप डेटा. यहाँ पर कुछ ग्रुप डेटा मैंने नहीं लिया है. अनग्रुप से ही ड्रॉ करके दिखाएंगे. दो तरीके का करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि देखो हमें ड्रॉ नहीं देगा ना, तो हम वो जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं. तो ये मैंने अनग्रुप डेटा ले लिया और अनग्रुप डेटा के लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल होता है. ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया. अब इसको कैसे रेडी करना है, बोल रहा है एक्स आई और एफ आई, मतलब एक्स के वैल्यूज और एफ के वैल्यूज का मैं प्लॉट करना है. ठीक है, जहां पर एक्स आई मेरा क्या होगा, क्लास वैल्यू. अगर अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा में एक्स मेरा एक्स का वैल्यू को ही बताया जाएगा. ठीक है, अगर यही मेरा ग्रुप डेटा होता, वो हम जस्ट बता देते हैं कि आंसर क्या होगा. ग्रुप डेटा होता तो हमें लेना पड़ता मीड वैल्यू. ठीक है, मीड वैल्यू मतलब जैसे मान लो ये मेरा ग्रुप डेटा है ना. अगर इससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे तो फिर मेरा जो x का वैल्यू है वो क्या होगा. जैसे इसमें तो x का वैल्यू ये जो दिख रहा है वही होगा, लेकिन इसके जगह मान लो ऐसे होता, यहीं पर लिख देते 10 to 20, 20 to 30 ऐसे होता. तो फिर मुझे x निकालना पड़ता कैसे, मिड वैल्यू. तो 20 और 10 का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 30 का आधा 15. 30 + 20 ये कितना होगा, 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2 ये 25 होगा शायद, है ना. हाँ, तो मिड वैल्यू निकाल के हमें एक्स में प्लॉट करना पड़ेगा अगर ग्रुप डेटा हुआ. और अगर अनग्रुप्ड डेटा हुआ तो फिर एक्स जो दिख रहा है वही पुट हो जाएगा. तो इसको मैं ऐसे रख देते, तुम लोग साइड में लिख लो अगर जरूरत पड़े तो. ठीक है, तो ये बन गया. अब क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक्स और एफ को प्लॉट करते हैं. चलो, तो यहाँ पर एक्स जो है वो मेरा यहाँ पर प्लॉट होता है हमेशा एक्स एक्सिस. हाँ, 0 से लेके हम लोग प्लॉट कर लेते हैं. चलो, 0 से लेके 6 तक, है ना. तो 0 तो मेरा ये वाला पॉइंट होता है. ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6. और फ्रीक्वेंसी मेरा इधर प्लॉट होगा. फ्रीक्वेंसी मेरा है देखो 2 से स्टार्टर मैक्सिमम मेरा 6 तक गया है. तो हम 1 से लेके 6 लिख लेते हैं. होगा 1 से लेके 6 लिख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब इसके बाद ड्रॉ करते हैं. कैसे ड्रॉ करना है देखो, ज्वाइन ऑल प्लॉटेड. अच्छा, पॉइंट प्लॉट करना है तो पॉइंट प्लॉट करते हैं. ठीक है, तो कैसे प्लॉट किया जाता है, तो देखो 0 का जो है वो 5 है, तो 0 के लिए 5 मतलब ये वाला ऐसे ग्राफ में प्लॉट करते हो ना ऐसे. अच्छा, फिर 1 का 5 है तो 1 का भी 5 है, मतलब यहाँ पर ही हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद 2 के लिए 6 है तो 2 के लिए 6 मतलब ये यहाँ पर प्लॉट हो गया. अच्छा, 3 के लिए भी 6 है तो 3 के लिए भी ये यहाँ पर प्लॉट हो गया एकदम पास पास. फिर 4 के लिए 4, 5 के लिए 2, 4 के लिए 4 मतलब ये यहाँ पर. ठीक है, और 5 के लिए 2 मतलब यहाँ पर, और 6 के लिए भी 2 मतलब यहाँ पर. ठीक है, प्लॉट कर दिया. फिर क्या करना है, ज्वाइन ऑल प्लॉटेड पॉइंट्स. फिर हमें क्या करना है, सारे प्लॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है.
इवेंचुअली एक के बाद एक और पॉलीगन बना के रेडी करना है, ठीक है। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? सिंपल इस तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐसे। ये यहाँ से स्टार्ट किया था ना, तो ऐसे करके जोड़ लेते हैं। ये ऐसे, 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 फिर ऐसे, और ये लास्ट में जाके ऐसे हो जाए, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप दोनों, बट अनग्रुप के लिए ज्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। और दूसरा बात ये है कि अगर अनग्रुप डेटा है तो उसमें क्लास लेंथ इवन होना चाहिए, तभी हम लोग इसका ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बस ये पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है। ये बन गया हम लोग का सेकेंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देते, ये जो मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू कहाँ प्लॉट होगा? वही एक्स के जगह ही प्लॉट होगा। जैसे एक्स के जगह, जैसे एक्स एक्सिस में 0 1 2 3 4, वो मिड वैल्यू एक्स एक्सिस में प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। ওখানে 15-25 এরকম করে হতো মানে হ্যাঁ, এখানে হবে এই জায়গাটাতে, ওটা বলে দিলাম। ওয়াই One- জায়গায় ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে, ওটার কোনো চেঞ্জেস হবে না। হ্যাঁ কারণ ওটাতে তো কোনো ইস্যুস নেই না, না उसमें तो कोई इशू नहीं है। वाई में वाई फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी रहेगा। प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ना कि 10 to 20 में से क्या ले, जैसे यहाँ 0 0 ही है, तो उसमें मीड वैल्यू निकालना। अच्छा, इसके बाद पढ़ेंगे ऑगिव्स, और इसका दूसरा नाम है क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा, इसमें लिखें क्रिएट a table where cumulative frequency is mapped, mapped मतलब वही ड्रॉ, ठीक है, मैपिंग, mapped against each class boundaries, class boundary मैंने CB लिख दिया, and make a curve by plotting and joining points by line segment, ब्रैकेट में curve is called ogive। Second, this graph can be made by both, this graph can be made by both type of क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो आज स्टार्टिंग में पढ़ा, लेस देन या ग्रेटर देन, एंड कॉल्ड लेस देन ऑगिव एंड मोर देन ऑगिव। It can be used for calculating, quartile, QUARTILE, क्वार्टाइल्स कर देते, क्योंकि क्वार्टाइल्स एक नहीं होता है, क्वार्टाइल बहुत सारा होता है, 4 क्वार्टाइल होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, और फोर्थ मैंने सी लिख दिया गलती से, उसको बी देख लिया। चार, if we plot both ogives
if we plot both ogives in same graph, perpendicular line drawn from the intersection point towards x-axis is called नहीं लिखो, is cutting axis at median। ड्रॉ करते हैं तो पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है। तो पहले हम यहाँ पर कुछ क्लास बाउंड्रीज लिख लेते हैं। मैंने शॉर्टकट में लिखा है। मान लो क्लास बाउंड्रीज मेरा निकल रहा है कुछ ऐसा, हम ये वाला ड्रॉ ही ले ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बाउंड्री बनाया ना, तो हमारा क्या क्या पॉइंट प्लॉट करने के लिए आया 43.5 48.5, हम यही वाला ले ले रहे हैं। मान लो ये एग्जाम्पल है, तो मुझे ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने, तो हम वही डेटा सिर्फ यहाँ पर ले ले रहे हैं समझाने के लिए। तो 43.5 48.5 53.5 58.5 फिर 63.5, उसके बाद था आई थिंक 68.5, और लास्ट वाला क्या है, नहीं देख रहे हो क्या तुम लोग, 73.5, वो वाला एग्जाम्पल ही लिया। ठीक है, अच्छा अब फ्रीक्वेंसी भी वही वाला लेंगे। तो यहाँ पर चलो फ्रीक्वेंसी हम खुद ही लिख लेते हैं। ठीक है, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ग्रेटर देन टाइप या मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ठीक है, हम अपने हिसाब से डेटा लिख लेते हैं, तो उसी हिसाब से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वैसे फ्रीक्वेंसी ऐड कर करके होता है। मान लो हमें जो दिया हुआ था उसके हिसाब से कुछ डेटा निकल के आ रहा है, और जो ग्रेटर देन टाइप में क्या हो जाएगा 36, फिर 28, फिर 19, 12, 7, 3 और 0। ठीक है, अच्छा अब हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा अब देखो पढ़ के क्या बोला है ऑगिव में, क्रिएट ए टेबल वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, हमें एक ऐसा टेबल क्रिएट करना है जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कैसे मैप होगा, मतलब उस डेटा को कहाँ लिखना पड़ेगा, अगेंस्ट ईच क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट में होगा, एंड मेक ए कर्व, फिर कर्व बनाएंगे प्लॉटिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। ठीक है, तो जो बनेगा उसे बोलते हैं ऑगिव। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो क्लास बाउंड्रीज है ये एक्स एक्सिस में लिखना है, जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाला ड्रॉ हिस्टोग्राम में किया था। ठीक है, तो 43.5 से लेके स्टार्ट करेंगे, 43.5 48.5, फिर उसके बाद आ जाएगा 53.5, ठीक है 58.5 63.5 68.5 और 73.5। मुझे लगा जगह बहुत कम होगा, मैंने काफी छोटा छोटा लिख दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे हम लोग वाई एक्सिस में प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो कहां से कहां लिखना पड़ेगा, देखो 0 से स्टार्ट है 36 तक गया है, तो गैप कितना लेने से ठीक होगा, तो हम 5 का ले लेते हैं गैप, तो शायद ठीक रहे। ठीक है, तो जैसे ये 0 है, 0 के बाद ये मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट 5 का गैप में कितना आएगा 10, उसके बाद कितना आएगा 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, फिर उसके बाद 30 35
45 उतना तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे कितना तक चाहिए, 36 तक चाहिए। चलो इसी से काम हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, 0, 5, 10, 15 ठीक ही लिखा है मैंने, थोड़ा सा और गैप कर लेंगे तो अच्छा होगा, काफी जगह है मेरे पास यहाँ पर। 0 से 5, 5 के बाद ये कर लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक करेंगे तो चलेगा, क्योंकि 36 है। अब कैसे प्लॉट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं, 43.5 का 0 है, मतलब ये वाला, ठीक है 0। फिर उसके बाद 48.5 के लिए है 3, ठीक है, तो 3 मतलब 5 और 10, 5 यहाँ पर 0 से लेके 5 के बीच में 3 आएगा, तो 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 4 का गैप है, तो थोड़ा सा ऐसे अपनी हिसाब से सोचते हुए मान लेते हैं कि ये वाला 3 पॉइंट आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। फिर 53.5 के लिए 7, तो 7 कहाँ पर आ जाएगा, 7 इस एकदम ऊपर यहाँ पर ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, ठीक है, तो ये वाला आ गया मेरा 7, ठीक है, 53.5। फिर 58.5 12 आ जाएगा, तो 12 मतलब 10, 10, 11, 12 ऐसे ले सकते हैं, तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 12, ठीक है। अच्छा फिर 19 का मतलब ये 20 के जस्ट यहाँ पर, इसके बाद वाला ये यहाँ ऐसे करते हुए ये 19 हो गया, ठीक है। फिर 28 और 36, तो 28 का मतलब ये 25 है, 28 मतलब यहाँ बोल सकते 30 के थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और 36 का मतलब हो जाएगा 35 के जस्ट एक घर ऊपर, तो ये हो गया 36, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, मतलब जो भी प्लॉटेड पॉइंट है इसको हम लोग कर लेंगे ऐड, तो ऐड करने से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, 0 से लेके यहाँ पर ऐसे। 43.5 का 0 है, 0 मतलब ये यहाँ पर ही हुआ ना, हाथ हिल के अंदर ऐसे देखने में हुआ, ठीक है। अच्छा अब सेम तरीके से हम लोग ये वाला करते हैं, 43.5 का जो है वो 36 मतलब 40 के थोड़ा नीचे, मतलब ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद 28 का मतलब ये इस पॉइंट का 48.5 का, फिर 53.5 का 19, तो 53.5 और 19 का मतलब जस्ट 20 के नीचे, और ये है मेरा 53.5। फिर उसके बाद 53.5 के बाद आ रहा है 53.5 के बाद आ रहा है मेरा, ठीक है, 58.5 का 12, 58.5 और मेरा 12 का मतलब 10, 11, 12, लगभग ये यही वाला पॉइंट आएगा, यही वाला, ये सेम पॉइंट ही हो जाएगा, ये वाला। अच्छा फिर 63.5 में 7 है, 7 का मतलब 5, 6, 7, ये, और 3 और 0, 3 और 0, तो ये अगर ऐड ऑन करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स मेरा ऐसे जाए, ये ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला हो गया मेरा मोर देन और गिव, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ग्रेटर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बना, और ये हो जाएगा लेस देन और गिव, ठीक है। तो जहां पर ये अपने आप को कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये अपने आप को कट कर रहा है, ठीक है, ये जहां पर कट कर रहा है वो है मेरा ये 58.5 वाला, ठीक है, 58.5 वाला पॉइंट। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है,
तो सबसे पहले क्रिएट ए टेबल वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज मैप्ड अगेंस्ट ईच क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को मैप करना है, और उसके बाद जो कर्व बनेगा प्लॉटिंग पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो उससे जो सेगमेंट बनेगा उसे हम लोग ऑक्टिव बोलेंगे। तो दो तरीके का ऑक्टिव बनेगा ग्राफ के अंदर, दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का यूज करके, मोर देन ऑक्टिव, लेस देन ऑक्टिव। ठीक है, मोर देन ऑक्टिव और लेस देन ऑक्टिव दोनों ही बनेगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है लेस देन ऑक्टिव। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल। हम लोग क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए इसे यूज करेंगे। अब क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो कि ये क्वार्टाइल कैलकुलेट करने में काम आता है। इफ वी प्लॉट बोथ ऑक्टिव्स इन सेम ग्राफ में जब बोथ ऑक्टिव्स को प्लॉट करेंगे, जैसे किया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कटिंग एक्सिस एट मीडियन। मतलब देखो, जहां पर ये दोनों लाइन अपने आप को कट करेगा, एक्चुअली कट कौन से पॉइंट पे कर रहा है पता है, जहां पर दोनों 12 आ रहा है, वो हम फ्री हैंड से किए तो मेरा पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो गया, बाकी दोनों में ही हमारा ये यहाँ पर कट होगा। कट जहां हुआ वहां से अगर एक परपेंडिकुलर, माने जेटाके बांग्लाते बोले लंबो, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे सीधा सीधा स्केल से, तो जिस पॉइंट पे ये कट होगा, ठीक है, नीचे जिस पॉइंट पे जाके ये कट होगा, वही पॉइंट हमारा मिडिल वैल्यू होगा। मिडिल वैल्यू जिसे बोलते हैं मीडियन, मिडिल वैल्यू। तो यहाँ पर दिखेगा, ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैंने यहाँ तुम लोग को दिखा, ये रहा ऑक्टिव। ठीक है, तो ये देखो जहां पर कट कर रहा है ये मिडिल वैल्यू आएगा। मिडिल वैल्यू तो एक्चुअली क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 4 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे किसी भी चीजों को, तो उसका एक मिडिल पार्ट्स भी निकल के आएगा। जैसे मान लो ये एक मान लो लकड़ी है, इसका मैंने 4 पार्ट किया इक्वली, तो ये एक पार्ट, फिर ये दो, ये 3, और ये मेरा 4 पार्ट्स हो गया। ये देखो ये 4 पार्ट्स हो गया ना। देखो यहाँ से यहाँ एक पार्ट, यहाँ से यह सेकंड, यहाँ से यह थर्ड, यहाँ से यह फोर्थ। तो अगर बोले मिडिल पार्ट कौन सा है, तो हम ये बोलेंगे ना, ये और ये मिडिल पार्ट। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है किसी भी चीज के 4 पार्ट्स का मेजरमेंट करना। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में मिडिल वैल्यू भी आता है। तो ये जो है ना, ये मेरा मिडिल वैल्यू होगा, जहां पर ये ड्रॉ हो। अगर हम लोग अच्छे तरीके से ग्राफ पेपर में पूरा पॉइंटिंग करके करते हैं और ऐसे कट करते हैं, तो जहां पर जाके वो पॉइंट निकलेगा वही ये मिडिल वैल्यू होगा। तो मिडिल वैल्यू को Q2 बोला जाता है। ठीक है, क्वार्टाइल 2 बोला जाता है। तो वो सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हो जाता है हमारा मिडिल वैल्यू। ठीक है, तो कहीं मोड कैलकुलेट हो जाता है, कहीं पर हम लोग जो है क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व जो है यहाँ पर लिखेंगे, इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ एरिया डायग्राम। एरिया डायग्राम मतलब याद है ना, हिस्टोग्राम। अभी पढ़ते वक्त बताया था कि दोनों नाम याद रखना। ठीक है, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तो अभी हम लोगों ने देखा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब होता है ये जो हम लोगों ने प्लॉट बनाया ना, ये वाला, ये प्लॉटिंग करके ये जो हम लोगों ने बनाया जो है शेप मल्टीपल लाइन वाला, सेगमेंट वाला। ठीक है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व है वो एक्चुअली हिस्टोग्राम या एरिया डायग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक लिमिटिंग फॉर्म है। मतलब एक्चुअली है वही दोनों चीज, बट उसका एक लिमिटिंग फॉर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे इट इज ऑब्टेन। ये हम लोग कैसे बनाते हैं? बाय ड्रॉइंग स्मूथ and freehand curve through the mid point। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि लिमिटिंग फॉर्म का मतलब हो जाता है कि एग्जैक्टली ना तो ये हिस्टोग्राम बनेगा एक बहुत अच्छे तरीके से, ना तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, बट दोनों का मतलब लिमिटिंग फैक्टर हम लोग देख सकते हैं। अभी ड्रॉ देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिर बोल रहा है इट इज ऑब्टेन, ये कैसे बन सकता है? बाय ड्रॉइंग स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व। तो यहाँ पर हम लोग फ्री हैंड में ही ड्रॉ करते हैं इस तरीके का चीजों का। मतलब फ्री हैंड में मतलब ये हो जाता है कि उतना मेजरमेंट स्केल वगैरह उस तरीके से हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ नहीं कर सकते, फ्री हैंड के साथ करते हैं, तो थ्रू मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट को फॉलो करते हुए।
तो मिड पॉइंट को फॉलो करते हुए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। और ये कितने तरीके के हो सकते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। इसको कर दो, दीज आर 4 टाइप्स। ये 4 तरीके के मेनली होते हैं। पहला बेल शेप्ड, मतलब घंटी, घंटी जो होता है ना बेल, घंटी के आकार का। दूसरा है यू शेप्ड। तीसरा है जे शेप्ड। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व एज मिक्स्ड कर्व। अच्छा, बेल शेप्ड कहाँ यूज होता है? हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, बता देंगे क्या है, लिख। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर बेल शेप्ड ही माना जाता है, ठीक है। तो अब देखो हम बताते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब मान लो ये जो मैंने प्लॉटिंग पॉइंट किया, ये तो एग्जैक्टली किया है, मतलब वो तो देखो हैंड, मतलब फ्री हैंड से मैंने भी यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, तो मेरा थोड़ा इधर उधर, लेकिन इस चीज को हम लोग ग्राफ से आराम से प्लॉट कर सकते हैं। अब मान लो इसका शेप हम लोगों ने कुछ इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है। मतलब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इतना एग्जैक्ट लाइन पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जोड़ के ऐसे करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो स्मूथली हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, या फिर मान लो जैसे ये बनाए तो इसमें इतना नहीं दिखा के इसको ऐसे दिखा दिया, तो ये क्या बन गया, ये एक बेल शेप जैसा बन गया, घंटी के जैसा, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर्स जो है, मतलब इसमें हम लोग एग्जैक्टली उतने अच्छे से नहीं करते, लिमिटिंग फॉर्म बना लेते हैं हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, और इसको हम लोग एक स्मूथ तरीके से फ्री हैंड में ड्रॉ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा देते हैं, देखो यहाँ तुम लोग को दिख जाएगा कैसे कैसे होगा शेप्ड। ये देखो कैसे, ये देखो, ठीक है। ये बन गया बेल शेप्ड, ये बन गया यू शेप, ठीक है। ये बन गया जे शेप, ठीक है। ये देखो यू और जे का मिक्सड अप है, बेल और यू जे सबका। ये देखो, ये ऐसे देखेंगे तो ये बेल शेप दिख रहा है, ये देखोगे तो ये यू शेप दिख रहा है, ऐसे देखोगे तो ये जे शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये मिक्स्ड हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्म हो गया मिक्स्ड। देखो मैंने मिक्स्ड भी लिखा है, 4 तरीके का लिख पाया है ना, ये देखो बेल, यू, जे और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व एज मिक्स्ड कर्व। तो ये मिक्स्ड कर्व है, ठीक है, जहां पर बहुत सारा, ये देखो मिक्स्ड कर्व नीचे लिखा हुआ भी है, हर तरीके का शेप हमें दिखेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं इसके एमसीक्यू पे। एमसीक्यू हमें कहाँ तक लास्ट क्लास में किया हुआ था? तो हम लोगों ने किया हुआ था लास्ट क्लास में अप टू 51 तक, इसके बाद से अभी हम लोग करेंगे। तो 51 तक हम लोग का कंप्लीट था। तो देखो यहाँ से देखते 52। तो तुम लोग बताना कि 52 का आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि फॉर ए पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री, किसी एक पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री के लिए द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एडेड अप टू। तो अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? अप टू टोटल फ्रीक्वेंसी 50% ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, ए और बी, नन ऑफ द अबव। बोलो क्या आंसर होगा? आज ही पढ़ा है। मैम অপশন বি হবে। অপশন বি হবে। যদি আমরা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিজ অ্যাড করি তাহলে আমরা লাস্ট পর্যন্ত কততে পৌঁছাই সেটা ঠিক করে দেখে বলো। आज नहीं पढ़ाया क्या मैंने? ये नहीं पढ़ाया, ये ऐसे सर्कल करके नहीं दिखाया कि अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? হ্যাঁ 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 ম্যাম, টোটালটা পাওয়া যাবে, ওটা দেখিয়েছিলেন। আজকেই তো পড়ালি, হ্যাঁ এক্ষুনি ম্যাম, হ্যাঁ একটু আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ। तो आंसर क्या हो जाएगा 52 का? फ्रीक्वेंसी। ए होगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ। तो बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एक रेशियो है। तो रेशियो हम लोग किस चीज का निकालते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल, मतलब किसी एक क्लास इंटरवल का अगर हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है तो वो क्या डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग तो रेशियो निकलता है ना, तो वही बोल रहा है। तो क्या डिवाइडेड बाय क्या करने से फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा, ये पूछ रहा है। देख के बताओ, देख के। देखो अगर तुम लोग कुछ भी देख के भी नहीं बता सकते हो रेस्पॉन्स से, तब हम आंसर अपने आप ही बोल बोल के निकल जाते हैं, क्या करें।
দেখে এতবার ফ্রিকোয়েন্সি ডেনসিটির এত কিছু করে দিলাম, যদি কিছু না বলতে পারো তোমরা, তাহলে আমি কি করব বলো? আমার কি করা উচিত তোমরাই বলো। ও কেউ নেই, বাকি সব চলে গেছে, শুধু জিত আছে, বলো। मैम ऑप्शन बी হুম, মানে অপশন অপশন বি ঠিক আছে। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर क्लास। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया, ये हम बता देते हैं, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये हम लास्ट में बताते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसको साइड में रखते हैं। 54 मुझे याद रहेगा, हम बता देंगे। 55 वाला बताओ, बोलो। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब मोड, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कौन सा डायग्राम यूज करेंगे? देख के बताओ, देख के बताओ। हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ऑगिव, मोर देन टाइप ऑगिव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आज ही लिखाया है, देखो रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, देख के जस्ट बता दो क्या आंसर होगा। जो मैम डायग्राम ऑगिव देख के नहीं बता रहे, इसलिए गलत बता रहे। ऑगिव में कहाँ लिखा हुआ है मोड? ऑगिव तो अभी किया है, इसमें तो क्वार्टाइल लिखा है, मिडिल वैल्यू लिखा है। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, ये तो लिखा हुआ है मोड, इतना बड़ा बड़ा करके, मोड। और हाँ ये मैम, लिखा हुआ है हिस्टोग्राम। अगर नहीं लिख रहे हो कॉपी में तब मुश्किल होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतना सारा चीज बुक से देख के नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो ये हो गया मेरा हिस्टोग्राम आंसर। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन, मीडियन निकालने के लिए क्या फॉलो होता है? अभी अभी लिखा है मीडियन निकालने के लिए, ये देखो मीडियन के लिए फॉलो होता है ऑगिव। ये देखो क्वार्टाइल, क्वार्टाइल 4 होता है जिसमें एक मीड वैल्यू भी निकलता है, तो मीडियन, मीड वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं मीडियन, ठीक है। ऑगिव्स होता है वो। हाँ, इसमें हो जाएगा मेरा आंसर ऑगिव, ठीक है। तो ऑगिव तो दिया हुआ है क्या? ऑगिव, हाँ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, लेस देन टाइप ऑगिव, नन ऑफ दिस, ऐसे दिया हुआ है। तो एक्चुअली दोनों ऑगिव मिला के होता है, बट यहाँ वो ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग ऑप्शन सी में टिक टाइप कर, ऑगिव्स होगा। हाँ तो उसमें सी टिक कर देंगे। 57 में कंपैरिजन अमंग द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल ओनली इन, बोल रहा है कि कंपैरिजन क्लास फ्रीक्वेंसीज का पॉसिबल होता है कौन से वाले डायग्राम में? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, ऑगिव या ए और बी? तो हम लोगों ने सबसे पहला आज जो सीखा था उसमें कंपैरिजन पॉसिबल होता है, हाँ हिस्टोग्राम में। ये देखो, ये जो ऐसे रेक्टेंगल रेक्टेंगल बन जाता है, तो इससे पॉसिबल होता है कि हम लोग कंपैरिजन कर सके। तो ये हो गया 57 का बी। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो किसका लिमिटिंग फॉर्म है? तो अभी लास्ट वाला पढ़ा, देखो वो हमारा दोनों चीज का लिमिटिंग फॉर्म है। एक है हमारा जो है हिस्टोग्राम, और एक है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का लिमिटिंग फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलो कि कौन सा आंसर होगा फ्रीक्वेंसी का? ए एंड बी হবে। ए एंड बी होगा। 58 का आंसर डी होगा, सही हुआ है। फिर 59 में बोला है मोस्ट ऑफ द कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, तो सबसे कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व कौन सा है? मिक्स्ड कर्व, इन जे शेप, यू शेप, बेल शेप। तो मैंने बोला कि देखो सबसे पॉपुलर बेल शेप होता है, ठीक है। तो जो सबसे पॉपुलर है इसीलिए क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो हाँ, बेल शेप बेल के शेप, आगे, बेल हाँ तो शेप। ये याद रखना पड़ेगा। देखो क्योंकि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है ना, कितने सारे चीज इससे हम लोग बता सकते हैं। तो बेल शेप जो है वो सबसे पॉपुलर है इनमें, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा, उसके बाद है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व का यूज करना चाहते हैं, तो क्या यूज करें? जे शेप, यू शेप, बेल? फ्रीक्वेंसी का। हाँ बेल शेप यूज करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। अब हाँ, एक 54 वाला जो मैंने बाकी रखा वो बता देते हैं। 54 वाले का आंसर हम लोग का क्या होगा? वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो थोड़ा सा समझा देते हैं तो वो काम आ जाएगा, देखो तो याद रखने में आसान होगा। तो यहाँ पर 54 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो हम लोगों ने पढ़ा, आज ही पढ़ा है, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देख लो लिखा है आज, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी। हाँ, अब अगर हम लोग एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने कुछ लिखाया नहीं है, तो एक बार मुझे क्वेश्चन में जाना चाहिए कि हमें पूछा क्या था, ठीक है। तो पूछा ये है 54th नंबर में कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है 0 से 1,
0 से 1 बट बोथ इंक्लूसिव का मतलब 0 और 1 के बीच, और 0 1 भी इंक्लूडेड होगा। मतलब देखो एक है लाइज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब 0 और 1 के बीच का वैल्यू। एक है लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बट बोथ इंक्लूसिव, मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू जिसमें 0 1 भी इंक्लूड होगा बिकॉज लिखा हुआ है इंक्लूसिव। एक है लाइज बिटवीन -1 एंड 0, तो -1 से लेके 0 के बीच का, और लाइज बिटवीन -1 से लेके 1 के बीच का। ठीक है, तो अगर घुमा फिरा के देखा जाए तो हमारे पास मेनली 3 ही डिजिट्स है, एक 0 है, एक 1 है, एक -1 है, जो भी हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज को समझना चाहे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि देखो अगर मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी भी 0 है, टोटल फ्रीक्वेंसी भी 0 है, अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं होता है। मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी 0 और टोटल फ्रीक्वेंसी 0, ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग ऐसे लेते हैं 0 बाई कोई वैल्यू लेते हैं तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है। और मान लो मैंने और एक ऑप्शन लिखा, वैल्यू है ऊपर और नीचे 0 है, तो ये भी हो जाएगा कांट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। ठीक है, तो क्या इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं, देखो मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर मेरा ऑप्शन मेरा क्या क्या है, देखो ऑप्शन मेरा है कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और मतलब -1 और -1 और 1 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज भी देखो, और एक ऑप्शन भी लिखते हैं ऐसे करके कि अगर मेरा वैल्यू बाय वैल्यू हुआ, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, या तो ये 1 आ सकता है अगर दोनों वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये और ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल है ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी लॉग और हर যদি দুটোই সেম আছে তাহলে আমার এক আসতে পারে। अच्छा अब ये कब पॉसिबल है, देखो ये वाला ऑप्शन तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल होगा अगर मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, मतलब ये आंसर 1 तभी आएगा ना जब मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों ही सेम वैल्यूज को देगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी इक्वल टू अगर टोटल फ्रीक्वेंसी हुआ तो मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आएगा। ठीक है, ये डी ऑप्शन को मैंने रिलेट किया कि अगर मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों ही बराबर हुआ, दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर हुआ, तो मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 आ सकता है। ठीक है, अच्छा और अगर मेरा ये 0, देखो ये दो तो हमारा होगा ही नहीं, ये दो कंडीशन, क्योंकि उसमें तो आंसर ही नहीं आएगा अनडिफाइंड। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऐसे सोच सकते हैं या तो हम ऐसे सोच सकते हैं। अच्छा अब ये 0 बाई वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ जाएगा, अगर ये कंडीशन हुआ तो मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर तो 0 आएगा। देखो 0 बाई वैल्यू, अब 0 क्या होना चाहिए, क्लास फ्रीक्वेंसी मेरा 0 होगा, और अगर टोटल फ्रीक्वेंसी मेरा कुछ एक वैल्यू आया है तब मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ सकता है, तब मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकता है। तो मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। अभी हम लोगों ने प्रूव करके देखा, या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो 0 या 1 तो मतलब कहां से कहां तक लाई करेगा, अगर ये हमें क्वेश्चन में पूछा है तो फिर हमें आंसर क्या देना चाहिए, क्या लगता है कि क्या आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर 54 के ऑप्शंस देखो, lies between 0 and 1, lies between 0 and 1 both inclusive, lies between -1 and 0। तो देखो -1 and 0 वाला तो हटा ही दो, -1 तो हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है, देखो माइनस आने का मतलब हो जाएगा कि अगर मेरा देखो ये दोनों वैल्यू अगर देखो ये दोनों सेम होगा तब जाके मेरा 1 आ सकता है। ठीक है, अब -1 कैसे आएगा, एक मेरा प्लस आंसर एक मेरा माइनस में आंसर है तब होगा, लेकिन देखो फ्रीक्वेंसी कभी माइनस में नहीं आ सकता है, तो माइनस वाला कंसेप्ट भूल ही जाओ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर माइनस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस होने के लिए क्या होगा, या तो ये प्लस है ये माइनस है, या फिर ये माइनस है ये प्लस है, लेकिन ये दोनों आइटम में से कोई भी आइटम नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये माइनस वाला आंसर तो हट जाएगा। ये दो बचा मेरा, दो लाइज बिटवीन 0 एंड 1 और लाइज बिटवीन 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव, ये दोनों में से एक आंसर हमें देना है। तो 0 और 1 के बीच का आंसर होगा या 0 और 1 के बीच का इंक्लूडिंग 0 और 1 हो जाएगा। तो
फिर मुझे ये वाला बताओ कि क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए, 0 और 1 के बीच का होगा या फिर 0 1 को भी इंक्लूड कर लेगा, क्या लगता है? मैम 0 और 1 के बीच का होगा। हाँ 0 और 1 के बीच का होगा, ठीक है। तो 54 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी माइनस वाला तो हट ही जाएगा, माइनस वाला नहीं हो सकता है। 0 और 1 के बीच का वैल्यूज हो सकता है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यों? देखो, क्योंकि अगर मेरा ये वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ सकता है? उस केस में मेरा आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच का, जैसे मान लो यहाँ मान लो 5 है और यहाँ मान लो मेरा देखो, मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी तो क्लास फ्रीक्वेंसी से कभी ज्यादा तो नहीं हो सकता है ना। और एक चीज भी समझो, ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे एक चीज बोलो कि ये मेरा जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू उससे कम होगा कि नहीं होगा? मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा जो टोटल फ्रीक्वेंसी है और जो क्लास फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू हमेशा दूसरे वाले से ज्यादा ही रहेगा, ये बताओ। মানে লব আর হরের মধ্যে কোন ভ্যালুটা বেশি থাকবে সব সময়? आउट ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो मेरा बड़ा वैल्यू हमेशा कौन सा रहेगा? অনেকটা বেশি থাকবে ম্যাম টোটাল ফ্রিকোয়েন্সিটা। হ্যাঁ, এটা সবসময় বেশি থাকবে। ये हाँ हमेशा मेरा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस वन, है ना। तो अगर ऐसा है तो मेरा आंसर क्या कभी भी 1 को क्रॉस करेगा? मतलब मेरा अगर मान लो ऊपर 2 है तो नीचे 2 से ज्यादा ही होगा। तो हाँ अगर ऐसा है तो मेरा आंसर हमेशा कैसे आएगा? मतलब मेरा आंसर जो है वो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मेरा पॉइंट में आ सकता है। हाँ ছোট পসিবল নয়। हाँ, इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। तो 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है, हम वो बताना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आंसर मेरा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 54 का आंसर मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इतना याद रखने से ही होगा, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला कि कैसे करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। अच्छा, अब देखो सेट बी। सेट बी में क्या क्वेश्चंस है? देखो कुछ पजल टाइप है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो हम लोग ये करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि out of 1,000%, 25% were industrial worker and the rest were agricultural worker. 300% enjoyed World Cup match on TV. 30% of the people who had not watched World Cup match were industrial worker. What is the number of agricultural worker who had enjoyed World Cup matches on TV? तो हमें ना एक पजल जैसा दे दिया, हमें इसका आंसर देना है। तो 1000 लोगों में से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है और बाकी लोग एग्रीकल्चरल काम करते हैं। तो इतना पता चल रहा है कि यहाँ पर दो पार्ट है। एक है, मतलब वर्कर लोगों का दो पार्ट है, कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर है, कुछ एग्रीकल्चरल है। फिर उसके बाद बोला है कुछ लोग टीवी देखते हैं और टीवी में वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं, ऐसा बोला है। तो हमें इससे पता करना है कि कुछ डेटा पूछा है कि कितने ऐसे वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर है जो कि टीवी में मैच देखना पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग इसे ना एक टेबल की तरह यूज करेंगे। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे? जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। टेबल बनाने का कोई रूल्स नहीं है कि ऊपर ही इंडस्ट्रियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से बना रहे हैं, बाकी किसी और तरीके से भी बन जाएगा। एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं वॉच्ड वर्ल्ड कप ऑन टीवी और यहाँ पर लिखते हैं नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप ऑन टीवी, ठीक है। अब ये देखो टेबल बना लेंगे, ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे एक टोटल कॉलम और ये ऐसे। अच्छा, अब डेटा देखते हैं। टोटल 1000 लोगों में से 25% इंडस्ट्रियल वर्कर है, तो टोटल 1000 लोग हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर है, अच्छा 1000 मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे लिखना चाहिए था। यहाँ पर बोल रहा है कि 25% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हो जाएंगे? 1000 इंटू 25%, तो कितना हो जाएगा? 250। तो बोलो एग्रीकल्चरल वर्कर कितने होंगे? 750। 750, ठीक है, 750। अच्छा, फिर उसके बाद देखो
बोल रहा है कि 300 लोग जो है वो वर्ल्ड कप देखते हैं, तो टोटल वर्ल्ड कप देखते हैं ऐसे लोग कितने हैं? 300। तो टीवी देखने मतलब वो लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखने वाले टोटल लोग कितने हैं? 300। ये क्वेश्चन ही बताए। तो नहीं देखते ऐसे कितने लोग हो गए? टोटल तो 1000 लोग है। 300 लोग अगर टीवी देखते हैं ऐसे बता रखा है, तो कितने लोग टीवी नहीं देखते हैं? 700। 700। ठीक है, 700 लोग जो है वो टीवी नहीं देखते हैं। अच्छा, फिर बोला है कि 30% हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैचेस वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। जो वर्ल्ड कप मैच नहीं देख रहे टीवी में, उसमें से 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है। तो ये 700 में से 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है जो टीवी नहीं देख रहे हैं। तो फिर कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी नहीं देख रहे हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर है? उसका आंसर हमारा हो जाएगा 210। और तो इसका मतलब, और ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी नहीं देखते हैं बट एग्रीकल्चरल वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर है, वो कितने लोग हो जाएंगे? 7। 260। हाँ, तो ये हो जाएगा, नहीं 490। हाँ 490 490। 490 होगा। अच्छा, अब बाकी तो खुद ही निकाल सकते हैं हम लोग, आगे का देखें या ना देखें। तो फिर टीवी देखते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर कितने? टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर 250। 210 लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो टीवी देखते हैं ऐसे कितने लोग हो जाएंगे? 40, है ना। और यहाँ पर भी सेम तरीके से सोच सकते हैं। 750 जो है वो टोटल एग्रीकल्चरल वर्कर है, जिसमें से 490 लोग टीवी नहीं देखते हैं, तो टीवी देखने वाले कितने हो गए? 260 हो गए। 260। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं आंसर क्या पूछा था। बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच। तो एग्रीकल्चरल वर्कर जो टीवी देख रहे हैं वो कितने लोग हैं? एग्रीकल्चरल वर्कर ये कॉलम है, टीवी देख रहे हैं कितने? हाँ ऑप्शन ए 260। हाँ, ऑप्शन ए 260। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये पूछा था हमने। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि a sample study of people of an area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinker were 45 as a whole and the percentage of male coffee drinker was 20. What was the percentage of female non coffee drinker? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते। जो स्टडी हुआ है वो दो तरीके से हुआ है, मेल फीमेल, और उसके बाद उनमें से कौन कॉफी ड्रिंकर है कौन कॉफी ड्रिंकर नहीं है। तो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेल फीमेल कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मेल फीमेल टोटल कॉफी ड्रिंकर नॉट कॉफी ड्रिंकर और टोटल। টোটালে হচ্ছে 100%, 100% এর মধ্যে 40% ওমেন আছে। তাহলে 60% মেল। हाँ तो यहाँ पर टोटल में हम लोग लिख लेते हैं 100 लोग हैं। ठीक है, इसमें से फीमेल है 40%, मतलब हम लोग 40 लिख सकते हैं। तो मेल कितने हैं? 60। 60। उसके बाद कुछ और बोल रखा था, কফি फिर बोला है ড্রিঙ্কারের हाँ মধ্যে ম্যাডাম कॉफी 45%। ड्रिंकर 45, हाँ मतलब यहाँ 45। पर कॉफी ड्रिंकर 45। फिर हाँ उसमें बोला कि मेल कॉफी ड्रिंकर 20 है, तो मेल ये रहा मेल कॉफी ड्रिंकर ये 20, तो फीमेल कितने हो जाएंगे? টোটাল ছিল 45। हाँ 45 माइनस 20 45 माइनस 20 25। 25। ठीक है, अब बाकी खुद खुद ब खुद फिलअप कर लेंगे। तो अगर 60 मेल में से 20 मेल कॉफी पीते हैं तो कॉफी नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे? তাহলে আমরা ডাইরেক্ট এরকম করলে হয় না? 40। ওই 40% माइनस 25%। हाँ, एक ही बात है। नहीं, वो 25 कैसे माइनस होगा? टोटल तो 60 मेल है ना, तो अगर 20 लोग कॉफी पीते हैं तो नहीं पीने वाले 60 माइनस 20 करना पड़ेगा ना। 25 तो फीमेल हो गया, है ना। ये देखो टोटल 40 फीमेल है, जिसमें से 25 फीमेल जो है वो कॉफी पीती है, तो कॉफी नहीं पीती है कितने? ম্যাম ফিমেল নন কফি ড্রিঙ্কারই তো বলেছে। তো হ্যাঁ 40 ওটা, মাইনাস হ্যাঁ আমি সবকটাই বের করছি। আমি তো এটা লিখলাম না, ওই জন্য ওইভাবে করেছি। ও হ্যাঁ তুমি এটা বলছিলে, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ তুমি ম্যাম। ডাইরেক্ট আনসারটা বলছিলে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে,
अच्छा, अब ये टोटल कितना होगा फिर, इसमें अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, टेबल को पूरा करने के लिए ये 55 हो जाएगा, ठीक है। 55 হয়ে যাবে, তাহলে হয়ে গেছে। हाँ हाँ, तो आंसर तो आ गया, ठीक है, 15 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। সি। बी आंसर कीजिए इसको जैसे, হ্যাঁ ফিমেল নন কফি ড্রিঙ্কার, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ 15 তো, তাহলে 15। বি, বি আসছে, হ্যাঁ ম্যাম, সরি। बी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड यहाँ पर बोला है कि कॉस्ट ऑफ सुगर इन ए मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर। बोल रहा है कि जब हम लोग शुगर यानी चीनी बनाते हैं किसी एक मंथ में, तो हमारा मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा या अदर खर्चेस कुछ इस तरीके से है, जो अदर एक्सपेंसेस है वो कुछ इस तरीके से 12, 20, 35, 23 करके यूनिट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ सुगर। तो एंगल पूछा है, मतलब हम लोग को पाई चार्ट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग सेगमेंट देखें तो मतलब क्या क्या सेगमेंट में हमारा खर्चा है, रॉ मटेरियल का है, लेबर का है, फिर कुछ बोला है प्रोडक्शन का कॉस्ट बोला है, और अदर्स बोला है, ठीक है। प्रोडक्शन का कॉस्ट इसको देखो बोला है डायरेक्ट प्रोडक्शन, तो मैंने डीपी लिख दिया। तो ये खर्चे कैसे दिए हुए, वैल्यूज में दिए हुए, जो कि वैल्यूज हम लोग का गिवन है 12, 20, रॉ मटेरियल का 12, फिर ये 20, फिर ये 35 और ये 23। और हम लोग को पूछा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कंपोनेंट जो है उसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो लार्जेस्ट वाला कौन सा है, लार्जेस्ट वाला है 35, 35। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वाला है 12, 12। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, इसका एंगल निकालना है। तो এটা डिफरेंस টোটাল করতে डिफरेंस का হবে। एंगल निकालना है। তাহলে আমি টোটালটার মানে সরি মানে ভ্যালুটা টোটাল করতে হবে। ऐसे भी किया जा सकता है, देखो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर वैल्यू का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 10 और ये 90। 90, ठीक है। तो अगर फिर एंगल्स निकालोगे, हर एक का एंगल्स निकाल के होगा, या फिर और एक शॉर्टकट है उससे भी हो जाएगा। अगर हर एक का एंगल्स निकालोगे तो भी चलेगा। तो पहला हो जाएगा कैसे, जैसे कि 90 यानी 360 35/90। डिग्री, हाँ 360/90 इंटू 12। হ্যাঁ 35/90 ইন্টু 360। না না, এই পুরো ডেটাটা ইকুয়াল টু 360 ডিগ্রি হবে। এই পুরো ডেটাটাকে আমাকে একটা সার্কেলে দেখাতে হবে, পুরো ম্যাম ডেটাটা ইকুয়াল টু, আপনি যেটা করেছেন ম্যাম আমি ওইটাই বলছি, মানে আপনি করছেন 360/90 আর আমি বলছি 12/90 ইন্টু 360, মানে ओ अच्छा জিনিসটা তো अच्छा अच्छा, একই। हाँ हाँ हाँ, एक ही है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 360/90 इंटू 35, और 23 का 360/90 इंटू 23। প্রথমেটা অ্যান্সার আসছে ম্যাম 48। हाँ 48 डिग्री। হ্যাঁ फिर ये हो जाएगा 140 आई थिंक, नहीं 140 ডিগ্রি। এটা 9, 4 দুগুণে 8, 80 ডিগ্রি হচ্ছে এটা। না হ্যাঁ, আর 35টা হচ্ছে 140। 140 ডিগ্রি, আর এটা হয়ে যাচ্ছে 9, 4, 3 12, 4 2 8, 92 डिग्री। अब लार्जेस्ट वाला है 140 और स्मॉलेस्ट वाला है 48। 48, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 92। तो आंसर हो जाएगा 92, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, 92 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको इजीली कर सकते थे और एक तरीके से, कैसे कर सकते थे, हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग ऐसे कर सकते थे। यहाँ पर लार्जेस्ट अगर वैल्यू के हिसाब से जाए तो वो था मेरा 35 और स्मॉलेस्ट था 12, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब ये 23 का डिग्री निकालो, मतलब कितना होता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 23, या फिर जेरकम तुम्हें बोलছো 23/90 इंटू 360। तो ये करने से देखो कितना आ जाएगा, 92 आना चाहिए। 90 4 360 और 4 3 बार, हाँ आ रहा है, ठीक है। হ্যাঁ तो এটাই ऐसे আসছে करके भी हो जाएगा। 92। अच्छा, और दो करेंगे, 5 तक करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। फोर्थ नंबर तो हम लोग जो है ओरली बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 डेज इन ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में 7 दिन का हमें एक्सीडेंट दे रखा है। बोल रहा है कि 0 एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 15 बार हुआ है, 1 बार एक्सीडेंट ऐसा 19 बार हुआ है, 2 बार एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 22 टाइम्स हुआ है, 3 बार एक्सीडेंट 31 टाइम्स, 4 बार एक्सीडेंट 9 टाइम्स हुआ है, 5 बार एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 3 टाइम्स, और 6 बार एक्सीडेंट हुआ है ऐसा 2 टाइम्स हुआ है।
तो फिर पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्स। ऐसे कितने सारे केसेस है जहां पर 3 या उससे कम एक्सीडेंट ऑकर हुए हैं, 3 या उससे कम एक्सीडेंट, तो ये रहा 3 या उससे कम। 31 + 22 + 19 + 15। हाँ, तो करने से जितना आएगा उतना, तो हाँ 15 + 19 + 22 + 31 करने से जितना आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 2 আর 1 3 5 3 8 16 17 7 18 1 2 के 3 3 6 के 7 4 8 87 में। हाँ 87। तो फिर ये हो गया मेरा ऑप्शन डी। और लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर, उसके बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5th नंबर में बोला है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द इनकम ऑफ 86%। बोल रहा है ये टोटल 86% का इनकम का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500। मोर देन 1500 अर्न करने वाले कितने लोग हैं, तो 1500 से ज्यादा। तो 1500 से ज्यादा मतलब ये आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो 500 से 999, ये 1000 से 1499, मुझे चाहिए 1500 से ज्यादा। तो फिर ये वाला हो जाएगा। तो 1500 से ज्यादा अर्न करते हैं ऐसे कितने पर्सन्स हैं, तो ऐसे पर्सन्स हो जाएंगे 36 + 7। तो 36 + 7, तो ये हो जाएगा मेरा 43। और इसे मुझे दिखाना पड़ेगा कैसे, व्हाट इज द परसेंटेज, परसेंटेज में दिखाना पड़ेगा। तो 43% ऐसे है जिनका अर्निंग 1500 से ज्यादा है आउट ऑफ 86%। तो आउट ऑफ 86 × 100 करने से परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो फिर आंसर कितना हो जाएगा, 43/86 × 100 मतलब ये मतलब 50%। 50%। 50% हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का 5th का हो गया 50%, यानी ऑप्शन ए। ए, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चंस है 6 7, बस 2 ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये बता दे। उसके बाद सेट सी बचेगा जो कि उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में बता देने का। तो ये ठीक है, रहने दो, इतना ही करते हैं, बाकी बाद में ही करेंगे। 6 7 और बाकी ये सब होमवर्क दे देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन। 6 7টা করে রেখেই নি তাহলে, আর দুটো যখন পড়ে রইলো। হ্যাঁ, সেটাই বলছি, 6 7টা করে নি, और ছোট ছোট देखो यहाँ पर बोला है The following data। हाँ, क्योंकि उसके बाद वाला अलग टाइप है ना, इसीलिए। द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स है उनका दिया, बिलो 10 15, बिलो 20 30, बिलो 30 65, बिलो 40 84, बिलो 50 100। अब ये देख के ये समझना पड़ेगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों, क्योंकि देखो ये इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये कैसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन टाइप है, 15 38 65 ऐसे करके। क्योंकि ऐसा डेटा नहीं हो सकता है कि हमेशा इंक्रीज होगा या हमेशा डिक्रीज, तो ये देख के पता चल रहा है कि ये क्यूमुलेटिव है। हमें बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। 30 से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ये हमें बताना है। 30 से ज्यादा, तो 30 से ज्यादा मतलब क्या हो जाएगा, 30 से ज्यादा मतलब बिलो क्या होना चाहिए, बिलो 40। 40 to 50। हाँ, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब 184। अगर नहीं, ये दोनों ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो टोटल है, इसमें तो सब एडेड है। इसमें बिलो 10 से लेके बिलो 50 तक का सारा ऐड है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे ये जो टोटल 100 दिख रहा है इसको हम ऐसे बोलेंगे, इसमें क्या क्या ऐड है, इसमें बिलो 10 से लेके बिलो 50 तक ऐड है, ठीक है। मुझे क्या माइनस कर देना चाहिए इसमें से, ताकि मुझे मोर देन 30 मिल जाए, मुझे इसमें से माइनस करना चाहिए बिलो 30 जिन्हें मिला है ना। 38 আর 65 মাইনাস করতে হবে। 100 से मुझे माइनस कर देना चाहिए कितना, 65। ये देखो जो लिखा है इसमें तो सब इंक्लूडेड है ना। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें बिलो 10, ये देखो इसमें बिलो 10 भी है, बिलो 20 भी है, बिलो 30 भी है, बिलो 40 भी है, और बिलो 50 भी है। इसमें तो सारा एडेड है ना। मुझे क्या चाहिए, मोर देन 30। तो मोर देन 30 का मतलब मुझे क्या क्या हटाना पड़ेगा, बिलो 10 हटाना पड़ेगा, बिलो 20 हटाना पड़ेगा, ठीक है। और 30 के नीचे जो है वो भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो बिलो 10 20 30 ये कहाँ इंक्लूडेड है, देखो जैसे यहाँ पर सभी इंक्लूडेड है, यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है, बिलो 50 के अलावा सब इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है, बिलो 30 बिलो 40 50 के अलावा सब इंक्लूडेड है, बिलो 40 50 के अलावा मतलब ये। तो अगर हम बिलो 30 वाला डेटा से माइनस करते हैं तो मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं, बोलो। 35। हाँ, तो इस तरीके से माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा ना। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 6
6 का आंसर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 35। हाँ मतलब कितना माइनस कितना करेंगे, 100 माइनस 65, यानी कि मेरा हो जाएगा 35 35 मतलब आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन सी। सी। ठीक है। और सेवेंथ नंबर में क्या बोला है, वैसा ही है। बोला फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 250 से 300 के बीच का ऑब्जर्वेशन हमें बताना है। देखो ये भी हमारा क्या लिखा यहाँ, ये भी देखो, ये मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 56, 38, 15 और 0। तो बोल रहा है मोर देन 200 से ज्यादा, यहाँ पर है 250 से ज्यादा, ये है 300 से ज्यादा, ये है 350 से ज्यादा। मुझे चाहिए 250 से 300 के बीच का डेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 250 से 300 के बीच का चाहिए। तो मुझे मोर देन 200 ये भी नहीं चाहिए, मोर देन 250 ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि 250 से 300 के बीच का मतलब मोर देन 250 और मोर देन 300 जो है यहां तक का चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे 250 से अगर मुझे 300 के बीच का डेटा चाहिए तो मुझे कौन कौन सा डेटा चाहिए होगा, ये देखो, ये मेरा 350 भी मुझे नहीं चाहिए, ये 200 भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों के गैप का मुझे डेटा चाहिए, इन दोनों के गैप का। तो ये दोनों का माइनस करेंगे तो हो जाएगा ना मोर देन 250, और ये मोर देन, तो कितना हो जाएगा 38 माइनस 15 कितना, हाँ तो 23 हाँ ये हो जाएगा 23, यानी ऑप्शन मेरा बी। बी, ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, चलो कंप्लीट हो गया। सेट सी को हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में करें या फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें, कर लेंगे। 5 क्वेश्चन है, ये टैली मार्क वगैरह ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। बाय। बाय।